हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का थर्ड चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को। थर्ड चैप्टर में अब तक हमने क्या पढ़ लिया था? क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, पूरा पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझ लिया था। हम आ गए थे पीरियोडिसिटी में, और पीरियोडिसिटी यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम आ गए थे, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम एटॉमिक और आयनिक रेडियस को पढ़ चुके थे। आज जिस चीज को पढ़ना है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या है आज का टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहली चीज जो माइंड में आनी चाहिए वो है क्या कि ये एक्चुअल में आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है? अगर क्वांटिटेटिव मेजर में ले, जो टेंडेंसी है इन क्वांटिटेटिव मेजर में क्या है? क्वांटिटेटिव मेजर के हिसाब से क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी? ये होती है द टेंडेंसी। क्या होती है? क्वांटिटेटिव मेजर के हिसाब से टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज एन इलेक्ट्रॉन इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। IE लिख रहा हूं, इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी ही है। पूरे वीडियो लेक्चर में जहां भी मैं अब के बाद मैं जहां भी IE का यूज करूंगा उसका मतलब मेरे हिसाब से या मेरे लिए या आपके लिए भी होना चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये तो थी सिंपल सी बात की क्वांटिटेटिव मेजर की बात है। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी की? उस एक्चुअल डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन मेरे साथ लिखिए बच्चों, सारे के सारे अपनी कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, उसके अंदर नोट डाउन कीजिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन है क्या। आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है? लिखो, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove an electron from an isolated gaseous atom से, मैं उसको M मान रहा हूं, isolated gaseous atom. It is the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom, say M, in its ground state. ध्यान से देखो, is known as it is the tendency। हाँ ठीक है, is known as लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है एक्चुअल में? ये टेंडेंसी है किस चीज की? इट इज द एनर्जी। कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी जब एक गैसियस एटम की, आइसोलेटेड गैसियस एटम यानी सिंगल गैसियस एटम, आइसोलेटेड का मतलब वो बाकी सबसे अलग है, यानी आइसोलेटेड गैसियस एटम का मीनिंग क्या है? यहाँ पे डेफिनेशन को समझो कि सिंगल एटम जो गैसियस स्टेट में है, ठीक है, मान लो मैं लिथियम की बात कर रहा हूं, तो लिथियम का गैसियस स्टेट में वो सिंगल एटम जिसको उसकी ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। यानी कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम से M इन इट्स ग्राउंड स्टेट, उसकी ग्राउंड स्टेट में से, आइसोलेटेड गैसियस एटम M की ग्राउंड स्टेट में से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको हम बोलते हैं क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी हम इसको डिनोट किससे करते हैं? डेल्टा I और H। ये होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी चेंज या आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। डेल्टा का मतलब चेंज, H का मतलब एंथैल्पी, I रिप्रेजेंट कर रहा है आयनाइजेशन को, यानी डेल्टा। और इसकी यूनिट क्या होती है? जो यूनिट होती है किलो जूल पर मोल में इसको मेजर किया जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल कैसे होती है? मान लीजिए मेरे पास ये गैसियस एटम है M,
आइसोलेटेड गैसियस एटम है M, इसकी ग्राउंड स्टेट में। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे जितनी एनर्जी चाहिए होगी, यानी कि अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये क्या बनाएगा, एक अपने कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल ही इजीली सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझाता चलूंगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत बेसिक है और बहुत ही फंडामेंटल है, क्योंकि इसका यूज आगे पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होना है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो आयनाइजेशन जो एंथैल्पी की जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें पढ़ना है। नॉर्मली आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू आती है ना, वो पॉजिटिव होती है। कैसी वैल्यू होती है, पॉजिटिव होती है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसका मीनिंग क्या है कि ये आयनाइजेशन एंथैल्पीज हमेशा पॉजिटिव ही क्यों होती है। अब देखो इसका आंसर इसकी डेफिनेशन में छुपा है। डेफिनेशन क्या है, पॉजिटिव ही क्यों होती है, पहला क्वेश्चन आया ना माइंड में, इसको देखते ही मैंने बोला कि आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये पॉजिटिव ही क्यों हुई, पॉजिटिव ही क्यों होती है, इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज एनर्जी हमेशा रिक्वायर होती है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए, इलेक्ट्रॉन रिमूवल के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी हमेशा क्या होगी, रिक्वायर्ड रहेगी, कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत होती ही है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन अपने आप कभी भी उसकी ग्राउंड स्टेट छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाता है। उसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करने के लिए, यानी बाहर निकालने के लिए, यानी रिमूव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। और इसी वजह से जब भी हम एनर्जी सप्लाई करते हैं तब जो चेंज आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और जब एनर्जी हमें सप्लाई नहीं करनी पड़ती और सिस्टम से बाहर एनर्जी निकलती है तब जो एनर्जी या एंथैल्पी चेंज आता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ध्यान रखना अभी इस चीज को कि आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। और पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। अब देखो फॉर एग्जांपल क्या है कि मान लो कमरे में लाइट नहीं है। अब कमरे में लाइट ऑन करने के लिए मुझे बटन को दबाना पड़ेगा ना। अब मैं बोलूंगा कि लाइट ऑन हो जा, अपने आप तो ऑन नहीं होगी। हालांकि आजकल ठीक है भाई, वाईफाई वाला सिस्टम आ गया, स्मार्ट एलईडी लाइट आ गई हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन के लिए बात कर रहा हूं कि अगर मैं बोल दूं, मेरे बोलने से क्या बटन अपने आप दब जाएगा और लाइट जल जाएगी? नहीं जलेगी। उसको जलाने के लिए मुझे बटन प्रेस करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी उसको देनी पड़ रही है, तभी जाके लाइट जल रही है ना। वही केस है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत होती है। अब उसके बाद एक चीज आती है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, उसके बाद उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, उसके बाद उसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, उनको बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। यानी एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी हर बार, उनको सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज बोलते जाएंगे। और सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में एक कॉन्सेप्ट लिख लेना, बिल्कुल नोट कर देना, ये ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रीसीडर, यानी अपने से पहले वाली एनर्जी से नेक्स्ट वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा बड़ी होती है। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर मैं लिखूं आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 इज ऑलवेज लेस देन आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 इज ऑलवेज लेस देन आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है कि पहली आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा सबसे कम होती है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी उससे बड़ी होती है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी उससे भी ज्यादा होती है। यानी सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज हमेशा ज्यादा होती हैं या बड़ी होती हैं प्रीवियस आयनाइजेशन एंथैल्पी से। ये पॉइंट याद रखना। अब इसको किसी एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे सोडियम का एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा
कि सोडियम का एग्जांपल 11 एटॉमिक नंबर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s1। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम लिखनी है आपको। मैं क्या कह रहा हूं, डेल्टा IH1 लिखो, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि इसके वैलेंस सेल में से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना होगा ना। 3s1 का ये 1 वाला इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, वो होती है 496 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 496 किलो जूल पर मोल जरूरत होती है जब सोडियम से सोडियम प्लस में कन्वर्ट होता है। और पूरी इक्वेशन को क्या लिखा जाता है, सोडियम गैसियस एटम कन्वर्टेड इनटू सोडियम प्लस गैसियस एटम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब इसमें चेंज हो गया, अब इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी Na+ फिर से लूज करेगा Na+2, यानी ये गैसियस एटम किस में चला जाएगा, Na+2 गैसियस एटम में, और प्लस में क्या है, एक और इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। यानी अब टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन लूज होगी, तो इस बार जो एनर्जी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी जिसकी जरूरत होगी, उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा IH2, यानी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ग्रेटर होती है किससे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से। और इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो होती है 4562 किलो जूल पर मोल। देखो 496 से 4562 किलो जूल पर मोल, कितना चेंज आ गया सडन। यानी सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ग्रेटर होती है। अब इसका रीजन भी जान लो कि क्यों ग्रेटर हुई, क्यों ग्रेटर हुई, एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए ना। अब देखो, जैसे ही फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बाद में Na+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाती है, Na+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 1s2 2s2 2p6। अब 2p6 से तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा, 2p6, अगर मैं 2p6 को भर के देखूं तो p में क्या है, कितनी सबशेल होती है p ऑर्बिटल में, 3, px py pz 3 है ना। अब देखो p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं मैक्सिमम, पहले तो हाफ हाफ भरना है, फिर उसके बाद पेयर अप करना होता है ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरे गए, 6 के 6 भरे गए। पहले तो था 3s में, जब था तब क्या था, ये 3s था, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन था, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी था क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही इसको रिमूव कर दिया, जैसे ही इसको रिमूव कर दिया, अब Na+ बन गया। Na+ में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब इसने अटेन की है वो नोबल गैस के इक्विवेलेंट हो चुकी है, जो इसकी नियरेस्ट नोबल गैस थी। यानी अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किसके इक्वल है, नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल है, 1s2 2s2 2p6। कहने का मतलब क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहुंच गई है। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत जबरदस्त है। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, यानी अपना इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और इसी वजह से एनर्जी जो काउंट है वो अचानक से 496 से 4562 पे पहुंच जाता है। मेन रीजन क्या है कि फुल्ली फिल्ड है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। सेकंड यूनिट में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप लास्ट में बिल्कुल पढ़ चुके हैं, क्योंकि इनकी एक्सचेंज एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसी वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जनरल ट्रेंड क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी का ग्रुप्स में और पीरियड्स में। ठीक है, जनरल ट्रेंड को पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या है, ग्रुप्स में क्या ट्रेंड है, पीरियड्स में क्या ट्रेंड चल रहा है, उसी चीज को देखेंगे। क्या क्या एक्सेप्शन आएंगे वो भी पढ़ने, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा किससे आता है, एक्सेप्शन से। चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका कंपटीशन एग्जाम हो, जहां एक्सेप्शन उसको घुसा दिखा वहीं वो क्वेश्चन पूछ डालेगा। तो सबसे पहली बात क्या है, अब जनरल ट्रेंड देखेंगे। क्या देखेंगे, जनरल ट्रेंड, जनरल ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज। ठीक है, जनरल ट्रेंड देखेंगे। पहली बात, पीरियड में, यानी कि लेफ्ट टू राइट। ठीक है, दूसरी बात ग्रुप में, यानी कि टॉप टू बॉटम। कैसे,
ये पीरियड में हो गया, या पीरियड में, और ये ग्रुप में, यानी टॉप टू बॉटम, और ये लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड और टॉप टू बॉटम अक्रॉस ए ग्रुप हो गया। अब देखो जनरल ट्रेंड क्या है कि जब भी पीरियड में जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही लेफ्ट टू राइट यानी पीरियड में चलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और जैसे ही हम कहा जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पीज टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होती चली जाती हैं। क्या होती चली जाती हैं? डिक्रीज। यहां पे क्या? डिक्रीज। और लेफ्ट टू राइट क्या? इंक्रीज। ध्यान से देखो भाई। अब मेन बात तो ये है कि मैंने बोल तो दिया कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या होती है? डिक्रीज होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब होता क्यों ऐसा? उसके लिए हमें कुछ फैक्टर पढ़ने हैं। देखो कुछ फैक्टर्स पढ़ने हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। मैं ध्यान से बोल रहा हूं, अगर बोर्ड पे दिख नहीं रहा है लाइटिंग की वजह से, तो आप मेरी आवाज सुन सकते हैं क्लियरली कि फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। पहला, सबसे पहला साइज, यानी हम एटॉमिक और आयनिक रेडियस पढ़ चुके हैं तो साइज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज। हर एक फैक्टर एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, इंटररिलेटेड है। न्यूक्लियर चार्ज भी आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। तीसरा फैक्टर जो तीसरा फैक्टर है वो क्या है? वो है, तीसरा फैक्टर है इसमें शील्डिंग की पावर, यानी शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शील्डिंग, ये भी इसका थोड़ा बहुत आइडिया मैंने दिया था जब मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा रहा था, लेकिन आज इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर है वो क्या है? पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर यानी न्यूक्लियस को बांध के रखने की, न्यूक्लियस के साथ चिपके रहने की पावर जो है, ये वही है पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, उसके बाद क्या है? हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट वाला है हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी लिख रहा हूं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इतना आपने नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन जैसे ही करोगे उसके बाद मैं इसको आगे एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेन करूंगा, इसके अंदर जो एक्सेप्शनल केस आएंगे उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उनके साथ भी डील करेंगे कि क्या क्या हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अब देखो इन फैक्टर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी मैं चर्चा कर लेता हूं। शुरू में एक्सप्लेनेशन हल्का फुल्का इनका दे देता हूं ताकि आपको बाद में दिक्कत ही ना हो। जनरल ट्रेंड पढ़ रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी का, साइज पढ़ चुके हैं, साइज को हम पढ़ चुके हैं। अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या रोल है साइज के साथ। साइज के साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? जैसे जैसे साइज बढ़ता है आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, यानी साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आयनाइजेशन एंथैल्पी की, या आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? साइज की। यानी ये पहला पॉइंट हो गया, यानी अगर साइज बढ़ा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, और अगर साइज घटा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। ये तो आपको समझ में आएगा, बिल्कुल इजी था। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो न्यूक्लियर चार्ज की जब बात करते हैं, अगर जो एक्चुअल चार्ज है, यानी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो एक्चुअल चार्ज जो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करते हैं न्यूक्लियस के लिए, उसको बोला जाता है न्यूक्लियर चार्ज। टोटल न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उन सब पे कितना चार्ज है उनको बैलेंस आउट करके टोटल न्यूक्लियर चार्ज निकाल लेते हैं। अब होता क्या है, मान लो ये एटम है भाई, इसके पास एक शेल, फिर 2 शेल, फिर 3 शेल है। ठीक है, मैं
नॉर्मल बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद देखो, पहली शेल में 1 और 2, इनर मोस्ट सेल में यानी 1s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। दूसरी में कितने आ सकते हैं? 8। 3, 4, 5, 6, 7 और 8। लास्ट में मैंने 1 बार दिया। ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई? 281। किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? सोडियम की। सोडियम का केस लेके मैं आपको बता रहा हूं कि शील्डिंग क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, सारी चीजें मैं सोडियम का केस लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। और उनका साइज के साथ इंटररिलेशन भी देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ भी यही बता दूंगा। है क्या कि देखो, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज के लिए अट्रैक्शन फील करते हैं, है ना। यानी लाइक चार्जेस होते हैं हमेशा वो रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस यानी अपोजिट चार्ज होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन एक दिक्कत आती है, ये अंदर वाले जो एस इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करते हैं? ये बाहर वालों को रिपेल भी तो करते हैं ना। अब इस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, इस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, इस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, इन सब इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। क्या होता है? इंटर, इसको मैं बोलूंगा इस टर्म को इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक क्या है? रिपल्शन होता है। उसकी वजह से क्या होता है? ये इन आउटर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से शील्ड करते हैं, और इसी वजह से क्या करते हैं? ये इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो इंटरवेनिंग एस इलेक्ट्रॉन है, जिनको हम इंटरवेनिंग एस इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले जो एस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा आउटर मोस्ट वालों को क्या करते हैं? धक्का मारते हैं कि तू बाहर रहे, न्यूक्लियस की तरफ मत जा, ये हमारा है सिर्फ। मतलब हक की लड़ाई है सारी। ये बोलते हैं कि इसमें सिर्फ हमारा है, क्योंकि नजदीक कौन है? हम है, 1s सबसे नजदीक होता है, तो ये बाहर वालों को शील्ड करता है। इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जब हम सेम शेल की बात कर रहे होते हैं, अगर हम सेम शेल में ऐड करते हैं तो क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर वाली शेल में ही बढ़ते चले जाएंगे। मान लो हम सोडियम से बाहर चलते हैं, सोडियम के बाद मैग्नीशियम पे जाते हैं, फिर एल्यूमिनियम पे, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, तब तक चलते जाते हैं। क्योंकि अब हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है। रीजन क्या है? यही शील्डिंग रीजन है। क्यों? इस शील्डिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम शेल में ऐड होना शुरू हो जाएगा। किसमें? इस वाली में। देखो, इस वाली में ऐड होना शुरू हो जाएगा। सेम शेल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होना शुरू हो जाएगा, तब क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस न्यूक्लियस के लिए जो चार्ज एक्सपीरियंस करना चाहिए था, न्यूक्लियस को एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस करना चाहिए था, अब क्योंकि कुछ तो इसने इनको रिपेल कर दिया, तो बाहर वालों के लिए ये टोटल चार्ज जो हमेशा कभी भी उतना चार्ज एक्सपीरियंस नहीं करता जो एक्चुअल होता है ना। जो जितना हमें पता होता है कि मान लो अब लिथियम है, लिथियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, तो लिथियम में कभी भी वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पूरा चार्ज कभी एक्सपीरियंस नहीं करता है, हमेशा कुछ कम करता है, इसीलिए उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। अब जब बात करते हैं कि सेम सेल में इलेक्ट्रॉन यानी सेम n का लेवल, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू अगर सेम हो, उसी में अगर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, तब क्या होता है? जो शील्डिंग वाला फैक्टर है वो कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? क्यों? क्योंकि अब क्या होगा? हर एक इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस के लिए होगा, और ये सबको तो शील्ड नहीं कर पाएंगे, कुछ को ही शील्ड कर पाएंगे। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कम है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सबको तो शील्ड नहीं कर सकते ना। अब मैं इस चीज को समझाता हूं। जैसे अब मान लो कि मैं और मेरा दोस्त 2 दरवाजे के पास रुके हुए हैं, दरवाजे को अंदर से धक्का देके बंद कर रखा है। बाहर से पहले एक आदमी आता है, वो लात मारता है, दरवाजा नहीं खोल पाता है, क्योंकि हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? शील्ड कर रहे हैं। उसके बाद एक और आदमी को वो साथ बुला के लाता है, अब वो दोनों धक्का मारते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं? दरवाजे को शील्ड करके रखते हैं, वो नहीं खोल पाते हैं। तब वो क्या करते हैं? वो 10 आदमी को एक साथ लेके आ जाते हैं। अब 10 आदमी जब एक साथ फोर्स लगाएंगे तो बताओ हम कहां जाएंगे भाई? दरवाजा टूट जाएगा। यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स को, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शील्ड नहीं कर पाते हैं। अब ये बात तभी लागू होती है जब सेल सेम हो।
जब शेल सेम हो तभी ये बात लागू होती है, और जब ऐसा होगा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन शील्ड नहीं कर पाएंगे, तब क्या होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, यानी इसके लिए इसका अट्रैक्शन, इसके लिए इसका अट्रैक्शन, इसके लिए इन सब इलेक्ट्रॉन्स के लिए, यानी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर यानी टोटल न्यूक्लियर चार्ज जो होगा, एक्चुअल में वो न्यूक्लियर चार्ज होगा, वो आउटवे कर देगा किसको, शील्डिंग इफेक्ट को, यानी तब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। और जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तब क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे साइज छोटा होता चला जाता है, और जब साइज छोटा होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बड़ी हो जाती है। यानी न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैं कह दूंगा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जब अक्रॉस द पीरियड हम चलते हैं तब क्या होता है, जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे होते हैं वो सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल में आते हैं, यानी n की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, n की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, यानी सेम शेल में ऐड होते जाते हैं। n की वैल्यू हमेशा क्या होती है, सेम होती है, n क्या होता है, सेम होता है, इसलिए वो सेम शेल में ऐड होते जाते हैं। ठीक है, अब इसी वजह से क्या होता है, जो इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तब क्या होता है, जो शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियस होती है, जो शील्डिंग है न्यूक्लियस की, वो क्या होती है, बाई इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीज वेरी मच। इसी वजह से, क्योंकि वो सेम सेल में ऐड होते जाते हैं, तो शील्डिंग ज्यादा बढ़ती नहीं है, शील्डिंग बढ़ती नहीं है। इस वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ओवर पावर कर जाता है किसको, शील्डिंग को। इसी वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है अक्रॉस ए पीरियड। ठीक है, ये तो था पीरियड की बात। साथ में अब मैं पीरियड का एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं यहाँ पे कि क्यों अक्रॉस ए पीरियड इंक्रीज करती है, उसका रीजन मैंने बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके साथ ही जो तीसरा फैक्टर था हमारा, तीसरा फैक्टर कौन सा था, शील्डिंग, है ना। शील्डिंग वाला जो फैक्टर था वो भी यहां एक्सप्लेन हो चुका है। इसका मतलब क्या है, शील्डिंग क्या होगी, जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी उतनी ही आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, यानी न्यूक्लियर चार्ज के अपोजिट, यानी शील्डिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी जितना ज्यादा शील्ड करेगा, यानी जितने इलेक्ट्रॉन नजदीक होंगे न्यूक्लियस के, उतना ही ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन बाहर वालों को क्या करेंगे, शील्ड करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ता चला जाए, अब इसको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि इसके बाहर अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ता चला जा रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जा रहे हैं, तब क्या है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन होगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, उसको शील्ड करने के लिए अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उसको बहुत ज्यादा शील्ड करेंगे। इसके अंदर तो 2 ही होते हैं, सॉरी, ठीक है, इनर मोस्ट में तो सिर्फ 2 ही होते हैं, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको शील्ड करने के लिए बहुत ज्यादा होंगे, और इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से शील्डिंग न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीमेंट को ओवर पावर कर जाती है, क्योंकि अब यहां शील्डिंग न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीमेंट को क्या कर जाती है, ओवर पावर। इसका मतलब क्या, जैसे ही नंबर ऑफ सेल ऐड होते हैं तो शील्डिंग बढ़ती चली जाती है, और शील्डिंग बढ़ती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है। इसी को साइज से भी समझा सकते हैं कि जितना दूर होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा, यानी उसका साइज जितना बड़ा होगा एटम का, लास्ट इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर होगा, और जितना ही दूर होगा न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या होगा, उतना ही वीक होगा। और अगर न्यूक्लियर के साथ अट्रैक्शन बहुत वीक होता चला जाएगा तो उसको बाहर निकालने के इलेक्ट्रॉन को हमें एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, बहुत कम देनी पड़ेगी। इसी का मतलब साइज जैसे जैसे इंक्रीज करता है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है, यानी बड़े साइज के साथ हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। शील्डिंग का कॉन्सेप्ट भी हो गया। अब इसी के साथ हमने क्या कर लिया, जैसे जैसे डाउन डी ग्रुप क्या होता है वो भी समझ लिया। यानी डाउन डी ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ सेल ऐड होती हैं। मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, पूरे वीडियो लेक्चर में, कि साइज क्यों इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, क्योंकि नंबर ऑफ सेल ऐड होती हैं, और जब नंबर ऑफ सेल ऐड होती हैं तो शील्डिंग जो इनर इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो बढ़ जाती है, और शील्डिंग बढ़ने के साथ साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। ये था अक्रॉस द पीरियड और टॉप टू बॉटम पूरा एक्सप्लेनेशन कि ऐसे होता क्यों है। अब 2 फैक्टर आपके बचते हैं, पेनिट्रेटिंग पावर और हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्सेप्ट।
उसको समझने के लिए हमें कुछ एक्सेप्शंस पढ़ने होंगे। जो 2 एक्सेप्शन आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन होंगे, मैं पूरे करवाऊंगा, बिल्कुल आराम से एक्सप्लेन करेंगे उनको। दोनों एक्सेप्शंस क्या क्या है वो देख लो पहले एक बार। ये तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब देखो एक्सेप्शंस क्या क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक्सेप्शन क्या क्या है, एक देखिए। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। जो एक्सेप्शन है हम उनको पढ़ने वाले हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पीज के एक्सेप्शन क्या क्या है। पहला एक्सेप्शन है, पहला एक्सेप्शन, अब इनको आप चाहे स्टार लगा लें, इनको हैशटैग लगा लें, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख ले, वेरी इंपोर्टेंट लिख ले, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कंपटीशन का हो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, मेन फोकस किस पे होता है, जहां एक्सेप्शन होते हैं, क्योंकि वो अलग चलते हैं, अलग ट्रेंड शो करते हैं। जनरल ट्रेंड हम पढ़ चुके हैं, अभी जनरल ट्रेंड में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अभी एक्सेप्शन की बात है, तो एक्सेप्शन में पहला एक्सेप्शन किसका है, पहला एक्सेप्शन है बेरिलियम एंड बोरोन के बीच का। एटॉमिक नंबर लिखो 4 और 5। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5। अब दोनों की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा मैं इन दोनों की। अब पहले बेरिलियम की लिखता हूं, यहां लिख देता हूं बेरिलियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं 1s2 2s2, ठीक है। यहां लिख रहा हूं बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये इसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसका एटॉमिक नंबर 5, तो बोरोन की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं वो कितनी होगी 1s2 2s2 2p1। अब देखना है यहां अभी जो मैंने 2 पॉइंट छोड़े हुए हैं, दोनों एग्जांपल उसी से हैं एक्चुअल में। एक चौथे पॉइंट से जो पेनिट्रेशन पावर है, ये वाला एग्जांपल पेनिट्रेशन पावर पे बेस्ड है। अब देखो क्या है एग्जांपल, है क्या एक्चुअल में, ध्यान देना, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा यानी जो इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो रहा है, यानी आयनाइजेशन वाले स्टेप में जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है वो कहां कहां से निकल रहा है। एक तो 2s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, एक तो 2s वाला इलेक्ट्रॉन है और एक 2p वाला इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखना भाई, एक 2s का यानी बेरिलियम में 2s वाला इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2p वाला इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इसको सोल्व करने से पहले एक और चीज बता देना चाहता हूं कि एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या था। एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या था आयनाइजेशन एंथैल्पीज का। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक्सपेक्टेड ऑर्डर, यानी हमने एक्सपेक्ट क्या किया था, कि हमने तो ये सोचा था कि ये होना चाहिए। वो ऑर्डर कौन सा था कि लेफ्ट टू राइट। हमें पता है लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं यानी अक्रॉस ए पीरियड जब जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होने के साथ ही हमने क्या पढ़ा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, यानी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होनी चाहिए थी। इसका मतलब बेरिलियम के मुकाबले बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर है, असलियत क्या है, एक्चुअल ऑर्डर वो क्या होता है, इसका बिल्कुल उल्टा, यानी बेरिलियम की ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी पहली और बोरोन की कम। ये ऐसा क्यों हुआ भाई, क्वेश्चन मार्क लग गया कि ऐसा क्यों हुआ। अब उस चीज को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ध्यान रखना कि उल्टा ऑर्डर क्यों हुआ। होनी तो चाहिए थी बेरिलियम की कम, लेकिन होती कम किसकी है, बोरोन की। ज्यादा किसकी हो गई, बेरिलियम की। उल्टा ऑर्डर हो गया। अब इसी चीज को हम पढ़ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। ध्यान देना, जो न्यूक्लियस है मैंने पहले ही बताया था, इसके बाहर सेल्स हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं सेम शेल की, यानी इलेक्ट्रॉन सेम सेल में भरे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल क्वांटम एनर्जी लेवल है, प्रिंसिपल क्वांटम एनर्जी लेवल है, वो क्या होगा, सेम होगा। यानी एन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी थ्रू आउट द पीरियड। तब कौन केस क्या होगा, तब एक्चुअल में क्या होगा, जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी s वाले, 1s 2s वाले, फिर 2p वाला आ गया। तो अब मैं सिर्फ ऑर्बिटल्स के हिसाब से बता रहा हूं इसको। तो जो 2s वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एफिनिटी प्रोटॉन के लिए ज्यादा होती है, बोले सॉरी न्यूक्लियस के लिए ज्यादा होती है, यानी वो न्यूक्लियस के लिए उनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है। वो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं बजाय कि बाहर वाले के, ठीक है। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन या ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर वो क्या होगा, ऑर्डर क्या होता है हमेशा S, P, D और F का ऑर्डर।
यानी सबसे पहले सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर या पेनिट्रेशन पावर किस ऑर्बिटल की होती है? एस ऑर्बिटल की। उसके बाद किसकी होती है? पी ऑर्बिटल की। उसके बाद डी ऑर्बिटल की। उसके बाद एफ ऑर्बिटल की। रीजन क्या है? एस ऑर्बिटल सबसे छोटा है साइज में, और दूसरी बात स्फेरिकल है, यानी कि ये नॉन डायरेक्शनल होता है, इसीलिए इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल हो जाता है और डंबल शेप में आ जाता है। डी डायरेक्शनल भी है लेकिन डबल डंबल शेप है, और एफ ऑर्बिटल तो बिल्कुल ही डिफ्यूज हो जाता है। इसीलिए पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी? एस की, फिर पी की, फिर डी की और फिर एफ की। अब यहां देखो, इसी पेनिट्रेशन पावर की वजह से जो 2s इलेक्ट्रॉन है इनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी। इसी वजह से पेनिट्रेशन पावर यानी पी 2s इलेक्ट्रॉन की ज्यादा और 2p इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर कम। इसी वजह से क्या होगा? जो न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन होगा वो 2s इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा। अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। न्यूक्लियस के लिए जो अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा 2s इलेक्ट्रॉन का, और 2p इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन क्या होगा? अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। 2p ऑर्बिटल 2p इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इसी वजह से अब होना तो क्या चाहिए था कि बोरोन की ज्यादा हो, लेकिन होती बेरिलियम की ज्यादा है। इसी का रीजन क्या है कि पेनिट्रेशन पावर 2s इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है किसके मुकाबले? 2p इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। इसी वजह से क्या होता है? 2s इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और उनका न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन ज्यादा और स्ट्रॉन्ग होगा तो इनका रिमूवल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके विपरीत, इसके अपोजिट जो अट्रैक्ट 2p और इलेक्ट्रॉन है उनका पेनिट्रेशन पावर कम होता है 2s के मुकाबले, इसलिए इनके मुकाबले न्यूक्लियस के लिए 2p इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब न्यूक्लियस के लिए 2p इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो उनको रिमूव करना इजी हो जाएगा एज कंपेयर टू 2s इलेक्ट्रॉन। इसीलिए क्योंकि s का ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है जब सेम लेवल हो, तभी की बात कर रहा हूं, सिर्फ सेम लेवल की बात कर रहा हूं, यानी n सेम है, यानी सेम सेल में बात चल रही है। ठीक है, इसी वजह से बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? ज्यादा होती है किससे? बोरोन से। अब इसका पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल जो है हमारा लास्ट एग्जांपल होगा आज का, जिसके साथ हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा 11th क्लास के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इसमें जो एनसीईआरटी में जितने एक्सेप्शन आपको दिए सारे डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, अब सेकेंड एक्सेप्शन जो बेस्ट, जिसको देखना बेस्ट है, अब इन्हीं एक्सेप्शन के हिसाब से आप अलग अलग एक्सेप्शंस ढूंढ सकते हैं। डी ब्लॉक में एक्सेप्शन होते हैं, पी ब्लॉक में एक्सेप्शंस भरे पड़े होते हैं। ठीक है, सेम जितने पॉइंट मैंने बताए उसी के हिसाब से एक्सेप्शन मिलेंगे आगे। अब देखो सेकंड एक्सेप्शन क्या है। सेकंड एक्सेप्शन की जब बात कर रहा हूं तब जो एक्सेप्शन आता है वो आएगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। ये पी ब्लॉक का आ गया भाई। पहले बताया बेरिलियम बोरोन के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में। देखो भाई, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना भाई? बोलो बोलो भाई। बोरोन का 5 होता है तो नाइट्रोजन का 7 हुआ, इसका 8 हुआ, ऑक्सीजन का। सिंपल है। अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इतना है तो नाइट्रोजन की अब हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। अब देखो इलेक्ट्रॉन लिख दिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अब बात करते हैं कि इनकी वैलेंस शेल की। इसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 2 2s में और 3 किस में होते हैं? 2p में। 1 2 3, ये 2p। ठीक है, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। वैलेंस शेल में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने होते हैं? 2p में 4। सबसे पहले तो क्या एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, हम रूल बताता है ना, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरना और बाद में लास्ट इलेक्ट्रॉन भर देना भाई। ठीक है, बाद में क्या कर देना? लास्ट इलेक्ट्रॉन भर देना है। अब देखो मेन बात क्या है, डिफरेंस यही आता है दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। क्या पॉइंट आपको लग रहा है कि हो सकता है जो बेस है इनके अलग अलग इस इम्परफेक्ट बिहेवियर का, यानी ट्रेंड से अलग जाके एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करने का क्या हो सकता है? इसमें भी पहले मैं यही पहले ये बता देता हूं कि एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है।
एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मैं सिर्फ आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल रहा हूं या एग्जामिनर भी अगर सिर्फ आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखता है तो उसका मीनिंग सिर्फ यही है कि वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात कर रहा है, जब तक कि उसने आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू स्पेसिफाई ना की हो कि ये फर्स्ट की है, सेकंड की है या थर्ड की है। आपको हमेशा आयनाइजेशन एंथैल्पी को फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लेकर ही चलना, यानी जनरल ट्रेंड की बात करनी है। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होता है? अगर जनरल ट्रेंड में चलते तो किसकी ज्यादा होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी? ऑक्सीजन की। लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर है, एक्चुअल ऑर्डर जो है वो क्या है, उसके हिसाब से नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन के मुकाबले ज्यादा होती है। तो अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही छुपा हुआ है। जो लास्ट पॉइंट बचा था, जो मैंने लिखवाया था, फिफ्थ पॉइंट, जिसके ऊपर जो फैक्टर अफेक्ट करता है हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी को, वो क्या है? हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि हमें पता है कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड क्या होती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर रखती है, यानी उनके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। इसी वजह से उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना एक्स्ट्रा डिफिकल्ट होता है, यानी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अब देखो किसके पास है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके पास है? नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन के पास क्या है? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसी लिख रहा हूं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो क्या करती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखती है। किसके पास क्या होती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और इसी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए क्या की वजह से क्या होगा? एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। अब इसी तरह बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई क्यों होती है ये तो पता चल गया, लेकिन इसकी कम क्यों होती है वो भी तो रीजन पता चलना चाहिए था ना, तभी तो हम इसको जस्टिफाई कर पाएंगे ना कि हाँ भाई इसकी ज्यादा होती है क्योंकि उसकी कम है। उसका रीजन भी देखते हैं। इसका रीजन भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है। इसकी वैलेंस शेल में जब 2p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, सबसे पहले तो हमें पता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, हुंस रूल बताता है हमें। उसके बाद क्या है कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाता है। जैसे ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर अप हुआ, सेम शेल मेड हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब देखो दो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता था, चारों के चारों, तीनों के तीनों में जा सकता था, यानी px में भी, py में, pz में भी, किसी में भी जा सकता था, लेकिन एक में ही गया। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि भाई नहीं मैं हाफ फील्ड में स्टेबल हूं तो भाग यहां से, यानी एक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन शुरू हो जाता है। और उसी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से क्या होता है? इस सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अपने आप एनर्जी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं, यानी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही लूजली बाउंड होता है। इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी क्या चाहिए होती है वो हमें कम चाहिए होती है। इसीलिए क्या कहते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन वाली हाफ फील्ड के कम होती है। इसी वजह से जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड जो होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वो भी कम होती है। और इसी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होती है। और यही रीजन है कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन के मुकाबले कम होती है। और यही एक्सपेक्टेड ट्रेंड का बिल्कुल उल्टा ट्रेंड है। अब एक और चीज मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा, लास्ट एग्जांपल है, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का ही एक टॉपिक है, उसी को डिस्कस करना चाहूंगा। हमें पता चल गया, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में रब कर दूंगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो, अब मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमने बात कर ली है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की। अब अगर मैं यहां इन्हीं की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करूं, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करूं और फिर आपसे पूछूं कि बताओ किसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है दोनों में से, तो फिर से क्या करेंगे? सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन पहले फर्स्ट यानी n+ बनाएंगे, यानी नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, 1s2 2s2 2p3। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट लिखी, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी भी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की, वो क्या है? 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। अब देखो इनमें से एक्साइटेड स्टेट की लिखो,
एक्साइटेड स्टेट की नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2s2 2p। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है कि यहां मैं एक्साइटेड स्टेट से क्या कहना चाह रहा हूं कि आफ्टर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद, आफ्टर फर्स्ट आयनाइजेशन, पहले आयनाइजेशन के बाद, यानी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद आफ्टर फर्स्ट आयनाइजेशन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी दिखेगी 2s2 और 2p3 हो जाएगी। यानी 4 थे तो अब क्या हो जाएगी 2p3 हो जाएगी। यानी पहले क्या थी, पहले ये थी, दोनों के ऊपर पहले वाली लिख रहा हूं, जो एक्चुअल थी वो क्या थी, पहले ये थी 2s2p, इसकी भी लिख रहा हूं 2s, और यहां पे क्या है 2p। ठीक है, यहां पे जब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे तो यहां पे हाफ फील्ड थी नाइट्रोजन के पास और यहां पे हाफ फील्ड से ज्यादा थी। अब जैसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बची वो क्या हो गई, इसके पास हाफ फील्ड से कम और उसके पास ऑक्सीजन के पास एग्जैक्टली हाफ फील्ड। अब सेकेंड आयनाइजेशन करवाना होगा, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें इजी होगा, अब क्योंकि ऑक्सीजन के पास हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी ज्यादा, इसीलिए क्या होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। क्यों, क्योंकि हाफ फील्ड क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। इसका मतलब सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इसके लिए बहुत ज्यादा चाहिए होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और क्योंकि अब इसके पास हाफ फील्ड वाला रहा ही नहीं, इसने अपनी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को खो दिया है, इसीलिए जब हम सेकंड आयनाइजेशन की बात करेंगे तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी इजीली हो जाएगी, एनर्जी कम जरूरत होगी, इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम हो जाएगी। यही बात है कि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी, नाइट्रोजन के मुकाबले ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जामिनर आपसे थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी भी पूछ सकता है, और उसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी चीज याद क्या रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 5 फैक्टर जो इसको अफेक्ट करते हैं कौन कौन से हैं, साइज, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग, पेनिट्रेशन पावर और हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी आपको ये 5 फैक्टर याद रखने हैं। इसी के बेस पे आयनाइजेशन एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया या कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वहां हो उसका तो वहां रिप्लाई करूंगा। अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।